गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज RBTTI के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों का एक ऐसा स्वरूप है, वे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यानी जो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स होता है, उसके चाहे सामाजिक कह लो, चाहे आर्थिक कह लो, चाहे धार्मिक कह लो, चाहे राजनीतिक कह लो, सभी फील्डों से उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं के सुब्बा राव, उन्होंने बहुत अच्छी एक परिभाषा दी है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। ये वे अधिकार हैं जिन्हें हर काल में, हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होने चाहिए। और वास्तविकता अगर देखी जाए तो हमारे मौलिक अधिकारों का जो जन्म हुआ था वो प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा ही हुआ था। एक तरीके से प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा ही मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करी गई थी। इस समय लगभग विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, और जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, उस समय भी हमें कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त थे। उन अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकारों के रूप में जानते थे, जैसे संपत्ति का है, जीने का है, स्वतंत्रता का है। इसके अलावा हमारे ऐसे बहुत से अधिकार हैं जो जन्मसिद्ध अधिकार हमारे होते थे, वो हमारे प्राकृतिक अधिकारों के रूप में आते थे। उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा आज लगभग सभी जो विश्व के देश हैं वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। अगर मौलिक अधिकार नहीं हो तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों का होना बहुत आवश्यक है। और अब अगर भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान में ये बात कहा भी गया है, संविधान में मौलिक अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है और सुरक्षा प्रदान करना है। यानी उसका चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, या नैतिक विकास हो, या उसका भौतिक विकास हो, इन सभी तरीके का विकास करने के लिए हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट करना। और अगर संविधान के उसमें बात करें तो जो हमारे संविधान का भाग 3 है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो व्यवस्था करी गई है, उसमें हमारे मौलिक अधिकारों को समाहित करा गया, मौलिक अधिकारों को व्यवस्थित करा गया है। जो अनुच्छेद का भाग 3 है, और उसके अंतर्गत वर्तमान समय में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि हमारा एक नंबर 1 समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, और लास्ट में हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान समय में 6 है, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उस मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसे संविधान संशोधन 44 के द्वारा लगभग 1978 में उसे मौलिक अधिकारों से निकाल के आज उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, वो 300 का में जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान समय में हमारे जो मौलिक अधिकार है वो 6 है, और इन 6 मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था करी गई है उनसे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद है, हम अगर बात करें नंबर 1 समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, वो अनुच्छेद 14 से लेकर जो 18 तक है उसमें हमारा समानता का अधिकार दे रखा है। और नंबर 2 हमारे है नंबर 2 हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर जो 22 तक हमारे हैं आर्टिकल, उसमें हमारे स्वतंत्रता के अधिकार दे रखे हैं। नंबर 3 हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 में जो दे रखा है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकारों की व्यवस्था की गई है। नंबर 4 हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे आर्टिकल 25 से लेकर जो 28 तक है उसमें धर्म से संबंधित जो हमारी स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, वो इसमें दे रखा है। नंबर 5 हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक जो व्यवस्था करी गई है वो हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। और लास्ट में हमारा है नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में करी गई है, अनुच्छेद 32 में करी गई है। अब हम इसके विस्तार से बताना चाहूँगा मैं। नंबर 1 आपका है समानता का अधिकार। ये जो आर्टिकल हमारे 14 से लेके 18 तक है उसमें समानता के कौन कौन से अधिकार हैं जो होने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो नंबर 14 पर है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अगर विधि की बात होती है, न्याय की बात होती है, तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, चाहे उसका धर्म हो, चाहे जाति हो,
चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वहाँ विधि के समक्ष वाली बात है, विधि के सामने वाली बात है, वहाँ सबको इक्वल माना जाएगा, वहाँ सबको समान माना जाएगा। यहाँ भी कुछ अगर हम बात करें तो जैसे कि कुछ हमारे ऐसे प्राधिकारी हैं या कुछ हमारे ऐसे विशेष व्यक्ति हैं, जैसे कि हम राष्ट्रपति की बात करें या राज्यपाल की बात करें, तो उन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है कि यहाँ उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो भी एक कानून के दायरे में है। और हाँ, जब विधि की बात होगी तो यहाँ सभी को समान समझा जाएगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा आर्टिकल 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, इसमें दे रखा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी किसी भी प्रकार का जो इसमें दे रखा है, चाहे उसकी जाति सही, चाहे उसका वर्ग सही, चाहे उसका जन्म स्थान सही, ठीक है, या उसका जो भी स्टेटस है, आर्थिक स्थिति है, उनको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जब ये जो करा गया, क्या इसका निषेध करा गया है, जब लगभग इस देश में संविधान नहीं था, राजतंत्र था, तो उस समय ऐसे डिस्क्रिमिनेशन देखे जाते थे हमारे समाज वगैरह में। ये इन चीज़ों को लेके भेदभाव कराया था, जैसे अब जाति को लेकर हो गए, या उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो गया, उसके वर्ण को लेकर हो गया। ये ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जिनके आधार पर उनके साथ भेदभाव करा जाता था। लेकिन जब ये संविधान लागू हुआ तो समानता का अधिकार को ध्यान में रखते हुए हम आर्टिकल 15 के अंदर अब इन चीज़ों पे किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन के, जब अगर किसी भी व्यक्ति को कोई पद प्रदान करना हो, कोई नियुक्ति देनी हो, या उसके अंतर्गत कोई और भी पद अगर मिल रहा है, तो वहाँ भी हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे मैंने भी बताया था आर्टिकल 14 इसके 15 के अंतर्गत के ये जो हमारे यहाँ जाति है, मूल वंश है, ठीक है, धर्म है या स्थान है, इसके आधार पर अगर कोई भेदभाव कराया जाता था, तो ये भी हम अगर उससे कोई पद प्रदान कर रहे हैं तो वो ध्यान में रखते हुए हम यहाँ भी उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो उसका लेवल है, जो उसके अधिकार है, उसी तरीके से उसको उसके प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद हमारा 17 की बात करें तो ये अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। ये जब एक तरीके से हम भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो ये चीज़ बहुत देखी जाती थी। और उससे पहले भी हम अगर एंशिएंट की बात करें, खासकर जब राजतंत्र था, संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं थी देश में, तो छुआछूत वाली चीज़ें बहुत देखी जाती थी। जैसे कि सार्वजनिक हमारे स्थान हैं, होटल हैं, या कोई और ऐसे स्थान है जहाँ पे लोगों के साथ ये भेदभाव कराया जाता था, छुआछूत वाली, चाहे उसकी जाति को लेके कह लो, या उसकी आर्थिक स्टेटस को लेके कह दो, आर्थिक स्थिति थी उसको लेके कह दो, कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती थी। छुआछूत वाली ये चीज़ हमारी होती थी, अनटचेबिलिटी। तो उसका अब अगर ये हो रहा है हमारे समाज में छुआछूत का, तो ये इस समय एक तरीके से दंडनीय अपराध माना जाएगा। हम किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई छुआछूत वाली या कोई भी जाति क्यों ना सही, ये चीज़ हम नहीं कर सकते। लास्ट में हमारा है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत। जब राजतंत्र था हमारे देश में, तब विभिन्न प्रकार के लोगों को उपाधियाँ प्राप्त थी, जैसे कि राजा महाराजा हमारे होते हैं, राय बहादुर हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, और नवाब साहब हैं, या इसके अलावा कुछ और भी उपाधियाँ हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के साथ साथ इन सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब किसी भी प्रकार की कोई उपाधि किसी के पास नहीं रहेगी। कुछ ऐसी हमारे सम्मान हैं, उपाधियाँ हैं, वो सेना के क्षेत्र में है, जैसे अगर कोई हम किसी को डिग्री प्रदान करते हैं तो वहाँ पर हमारी है, लेकिन उसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई उपाधियों का इस्तेमाल नहीं करा सकता। ये सारी उपाधियाँ अंत कर दी गई हैं। अनुच्छेद, ये हमारे समानता के अधिकार थे। अब हम बात करते हैं नंबर 2, वो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 से लेके जो लगभग 22 तक जो व्यवस्था करी गई है, आर्टिकल 19 से 22 तक, वो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 19 में। तो 19 में ये दे रखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी बोलने की आज़ादी, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की, बोलने की आज़ादी है। और इसके अंतर्गत जो हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं वो भी इसमें दे रखी है। और इसके अलावा जो आजकल लगभग 2005 में हमारा एक एक्ट भी बना था, सूचना का अधिकार,
वो भी हम इसी में समाहित करते हैं। जो आर्टिकल 19 है कि हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र, जो हमारे विचार हैं अपने विचार रख भी सकते हैं, और बहुत सी इसके साथ और भी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, जैसे बोलने वाली है, विचार की है, या सूचना की है। हम कोई भी अगर सूचना प्राप्त करते हैं तो वो सारे के सारे जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं वो आर्टिकल 19 वन और का के तहत आती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता की जो हमारी आज़ादी है। 19 वन और खा में हमारा है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। हम सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो सम्मेलन किसी भी प्रकार का हिंसात्मक ना हो, अहिंसा का प्रयोग करते हुए, किसी कोई शांतिपूर्ण हथियार रहित हो। हम उस तरीके से कोई ना कोई सम्मेलन भी आयोजित कर सकते हैं। ये भी हमारा एक स्वतंत्रता का अधिकार है। नंबर 19 वन का गा है, इसमें है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। किसी भी प्रकार का जो थोड़ा सामाजिक विकास से संबंधित हो, वो हम संगम है या संघ है, उसको भी बनाने की हमारे लिए स्वतंत्रता मिली हुई है। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और भी है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनती हैं, राजनीतिक पार्टी हम जिन्हें कहते हैं, उनका भी अधिकार व्यक्तियों को इसी अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है। 19 गा के तहत संगम या संघ बनाने का अधिकार, जो आजकल जो आपकी पॉलिटिकल पार्टियां देखते हो, तो वो अधिकार भी हमें इसी अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है कि हम कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी बना के समाज सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 19 घा, भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। इसमें भी हम भारत का जो हमारा राज्य क्षेत्र है वहाँ कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वहाँ घूमने की भी हमें आज़ादी है। जो हमारा भारत का क्षेत्र है उसमें आवागमन की भी हमें सुविधा प्रदान है कि भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हमारा है 19 इसमें एक और रह गया है 19 जो हमारा है वो है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। लगभग कई राज्य हैं इस भारत में भी, तो वहाँ हम किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ राज्यों में विशेष चीज़ें हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए, बल्कि जो भी हमारी चीज़ें हैं भारत के किसी भी भाग में निवास करने की वह स्वतंत्रता मिली हुई है। और 19 तो नेक्स्ट करना होगा 19 हमारा जो 19 अच्छा ठीक 19 इसमें एक बीच में अधिकार और भी, अगर यहाँ पे बात करें क्रम से, तो अड़ा के बाद हमारा चाबी है, लेकिन यहाँ पे एक अधिकार जो मैंने बताया था कि संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति को अधिकार को इस समय मौलिक अधिकारों से निकाल के हम उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो उसी की जगह यही अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो उसे यहाँ से हटा के अब उसे जो कानूनी हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों में उसे सम्मिलित कर दिया गया है। लास्ट हमारा है 19वां, पहले का जो 6 नंबर होगा, उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। ये भी हम इसलिए भी स्वतंत्र हैं कि भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने का है, अपनी उपजीविका से संबंधित अपने जीवन को चलाने के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय अपना सकते हैं, इसमें भी हम स्वतंत्र हैं। एक और होगा ये 19, ये अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 20 की बात कर रहे हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जाता है, पकड़ने के साथ साथ उसे 24 घंटे के अंतर्गत हमें ये बताना भी पड़ेगा कि उसका दोष क्या है, कि क्या कारण है, किस वजह से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। और दूसरी बात, 24 घंटे के अंतर्गत हम उसे न्यायालय में दैहिक रूप से प्रस्तुत भी करेंगे। इसमें एक कंडीशन है कि हो सकता है कि हमें आवागमन के लिए थोड़ा समय लगे, तो उस समय को छोड़ते हुए जो हमारे 24 आवर्स हैं उन आवर्स में ही हम किसी भी अगर किसी संदेह के दायरे में किसी के कारण से किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर बताना पड़ेगा। ये हमारा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है, जो हमारे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। तो ये हमें उसका रीजन बताना पड़ेगा, क्या क्या कारण है जिस वजह से आपके लिए गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 21, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसे एक तरीके से भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि प्राकृतिक हमारे अधिकार थे, जब मौलिक अधिकारों जैसी कोई चीज़ नहीं थी उस समय प्राकृतिक अधिकार थे, तो वहाँ उन अधिकारों में भी हमारे जीने के, स्वतंत्र रहने के अधिकार थे। तो वो भी हमारा जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अधिकार भी हमसे कोई नहीं छीन सकता। और दूसरी बात, इसमें खाली जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना ही नहीं है, जीने से संबंधित हमारी जो भी दशाएं हैं, एक
उसमें गवर्नमेंट का भी दायित्व है कि एक स्वच्छ इन्वायरमेंट पैदा करना है, और उसके साथ साथ और भी जो जीने से हमारे संबंधित जो भी हमारी व्यवस्था है उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये ध्यान रखना भी है। नेक्स्ट हमारा है 21 का, जो ये शिक्षा का अधिकार है। ये लगभग 2002 में जो 86 में हमारा संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन, उस संशोधन के द्वारा 21 का को जोड़ा गया था। पहले ये भी आर्टिकल तो था, लेकिन शिक्षा का जो आर्टिकल था वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में था। पहले मूल अधिकारों में ना होके पहले नीति निर्देशक तत्वों में था, लेकिन अब ये अधिकार जो शिक्षा का अधिकार है ये 21 का के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। और इसमें ये व्यवस्था करी गई है कि सरकार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। तो ये आपका अब मौलिक अधिकार माना जाएगा, ना कि नीति निर्देशक तत्वों में। लास्ट हमारा है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो अगर जैसे मैंने बताया था कि हम गिरफ्तारी करते हैं, किसकी तरीके से कौन कौन से हमारे रीजन है ये हमें बताना पड़ेगा। और एक इसमें लास्ट में है कि निवारक निरोधक संरक्षण संबंधित। तो इसमें लगभग अगर हम किसी संदेह के आधार पर भी करते हैं तो उस संदेह को ध्यान में रखते हुए बहुत से कानून भी बनाए गए हैं संसद के द्वारा। जैसे आपने NSA सुना होगा, टाना है, आपका पोटा है, या आपका मीसा है, ठीक है। इस तरीके के लगभग कई प्रकार के कानून बन भी चुके हैं। तो उन कानूनों को बनाने का भी यही है कि अगर हम किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, शक के आधार पर गिरफ्तार करने का कारण ये है कि जो अपराध वो करने वाला है उसे अपराध करने से वहीं पर रोक देना। तो उसी से संबंधित हमारे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि टाना है, मीसा है, या आपके NSA है, वो अब भी लागू है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये कई प्रकार के संसद के द्वारा कानून बनाए भी गए हैं कि जिससे वो अपराधी, एक तरीके से वो अपराधी ना बने। इस तरीके से ये हमारे स्वतंत्रता के थे। नंबर 3 हमारे आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। इसमें दे रखा है मानव के बलात्श्रम एवं दुर्व्यापार का प्रतिषेध। यहाँ पर जब वही एक बात आती है कि जब संविधान हमारा लागू नहीं था तो कई प्रकार की अवस्थाएं भी थी, दास प्रथा भी थी, देवदासी भी थी, हम जबरदस्ती किसी से बेगार भी कराते थे, ठीक है, जब राजतंत्र किसी को अधिकार ही नहीं थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब इनका खत्म कर दिया गया है। अब मानव बलात्श्रम एवं दुर्व्यवहार का प्रतिषेध, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की अब कोई खरीद फरोख्त नहीं करी जाएगी। दास व्यवस्था या फिर तुम्हारी देवदासी वाली व्यवस्था हमारी है, या बंधुआ मजदूर वाली है, ये सारी की सारी चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। अगर ऐसा करते हुए व्यक्ति पाया गया तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगला हमारा है अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। जब तक अगर उस बच्चे की अवस्था 14 साल से नीचे की है तब तक हम किसी को भी किसी भी कारखाने में नहीं रख सकते, चाहे वो बंधुआ मजदूर हो या इसके अलावा कोई और भी मजदूरी है, वो हमारे अधिकार में नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा जब तक वो 14 साल का है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद से जो हमारे 25 से 28 तक है वो इसमें जो हमारे धार्मिक है, अगर हम बात करें देश की, तो देश की तरफ से किसी भी कोई धर्म लागू हमारा नहीं है, धर्मनिरपेक्ष हम है। राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कहीं किसी नहीं कहा जाता कि सरकार ने इस धर्म को कहा है आपसे मनाने के लिए, आप इस क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र हैं, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा ऐसा आपको बाउंडेशन नहीं करी जाए कि आप इस धर्म का पालन करिए, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इसमें अनुच्छेद हम अगर 25 की बात करें तो उसमें लिखा भी धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। जो आपकी इच्छा है, जो आपके लिए सुविधाजनक है, जो आप जिसमें आपकी आस्था है, आप उस धर्म को मानने में स्वतंत्र हैं। किसी प्रकार का चाहे उसका प्रचार करें चाहे माने, उसको मानने में आप स्वतंत्र हैं। किसी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से बाउंडेशन उसमें नहीं है। अगला हमारा है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके अलावा धर्म से संबंधित हम कोई कार्य भी करते हैं, अपने धर्म के प्रचार से संबंधित कोई कार्य करते हैं या कोई स्थान विशेष की हम स्थापना करते हैं, तो उसमें भी आप एक तरीके से स्वतंत्र हो। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी धर्म के विकास के लिए दिए गए धन पर कर से छूट। अगर हम किसी धर्म के विकास पर अगर कोई
धन भी अगर दे रहे हैं तो उसमें शायद सभी प्रकार से छूट है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगा सकता। जैसे आपने देखा होगा कई ट्रस्ट हमारे होते हैं, धार्मिक रूप से है या शिक्षा संबंधित है, तो उस पर किसी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से भी टैक्स उस पर नहीं आरोपित करा जाएगा। लास्ट हमारा है अनुच्छेद 28 में सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। ये थोड़ा यहाँ पे गलत भी लिख गया, सरकारी शिक्षाओं में नहीं बल्कि जो भी शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा पोषित है, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, आप उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। और अगर धार्मिक शिक्षा आप दे रहे हैं तो जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, अगर जो उनके अभिभावक हैं, अगर उनकी इच्छा है तभी आप दे सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म की शिक्षा देने के बाध्य नहीं है, आप उसमें ये शिक्षा नहीं दे सकते। अगर वो सरकार के द्वारा पोषित है, सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही सरकारी संस्थाएं हैं या उन्हें ऐड मिली हुई है, अगर सरकार के द्वारा वो उन पर क्या नाम है कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, तो उन संस्थाओं में हम किसी प्रकार की क्या नाम है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारा है ये अनुच्छेद 5 हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। ये विशेषकर जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और खासकर अभी जो हमारे सामान्य लोग हैं उनके भी शामिल कर दिए गए हैं। तो उसमें जो दे रखा है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके साथ साथ जो उनकी शिक्षा है और संस्कृति यानी उनकी भाषा है, लिपि है या उनके और भी कुछ हमारे संस्कृति संबंधित जो कार्यकलाप हैं वो मानने में स्वतंत्र है। किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं है जो उनकी संस्कृति को बढ़ावा दें, ये भी उनका एक मौलिक अधिकार है। अगला हमारा है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार। आपने कई इस समय मॉनिटरी कॉलेज देखते होंगे जो अल्पसंख्यक वर्ग की हमारी संस्थाएं हैं, तो वो खोलने के लिए, उनका संचालन करने के लिए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए भी वो स्वतंत्र हैं। और जो मैंने बताया था कि संस्कृति संबंधित क्या उनकी भाषा है, लिपि है, विशेष है, वो अगर उन्होंने खोली है तो उसके थ्रू वो उसका प्रचार भी कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का बढ़ावा भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब तक जो मैंने अधिकार आपको बताए थे और इस हमारे जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने इस जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे संविधान का आत्मा और हृदय दोनों ही का है। आत्मा और हृदय कहने का कारण ये है कि जो अब तक आपको मौलिक अधिकार बताए गए हैं 12 से लेकर जो हमारे 35 तक है, उन अधिकारों का क्या आपको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनसे संबंधित हमारी रिट है, आप न्यायालय में जा सकते हैं। अगर उन अधिकारों की आपको प्राप्ति नहीं हो रही है, उससे संबंधित हमारी 5 ये रिट भी हैं जो न्यायालय निकाल सकता है। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली है, दूसरी हमारी परमादेश रिट है, तीसरी हमारी प्रतिषेध रिट है और चौथी हमारी उत्प्रेषण लेख है और 5वीं हमारी है अधिकार प्रश्न। तो इन जो रिट है इन निकालने के बाद जो हमारे हम अगर अधिकार नहीं हो रहे हैं, लागू नहीं हो पा रहे हैं, तो उन अधिकारों का भी हम उनसे ले भी सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू।